नमस्कार। जरा सोचिए, वो कानून जो 150 साल से भी ज्यादा पुराने थे, जो हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चले आ रहे थे, उन्हें अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। आज हम भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इसी सबसे बड़े बदलाव की परतें खोलने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी देश के कानून की बुनियाद ही हिला दी जाए तो इसका हम सब पर, पूरे समाज पर क्या असर पड़ता है। चलिए, इस बड़े बदलाव के हर पहलू को जरा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, यही है इस पूरे बदलाव का सार। एक तरफ है वो पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून जो अब तक हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ थे, और दूसरी तरफ है ये 3 नई संहिताएं जो एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। तो देखिए, बात ये थी कि हमारी पुरानी कानूनी किताब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था, न्याय मिलने में सालों साल लग रहे थे, और साइबर क्राइम जैसे नए जमाने के अपराधों के लिए तो इसमें कोई ठोस जगह ही नहीं थी। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये सिस्टम अब हाँप रहा था। इसीलिए इन नए कानूनों का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है, हमारी पूरी न्याय प्रक्रिया को मॉडर्न बनाना। एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जो तेज हो, पारदर्शी हो और असरदार हो। तो आइए अब एक एक करके मिलते हैं उन 3 नए स्तंभों से जिन पर हमारी ये नई न्याय व्यवस्था टिकी है। सबसे पहले आता है भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS। इसे आप अपराध और सजा की मेन गाइडबुक समझिए। कौन सा काम अपराध है और उसकी सजा क्या होगी, ये BNS ही तय करती है। इसने पुराने इंडियन पीनल कोड यानी IPC की जगह ली है। इसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNSS। देखिए, अगर BNS ये बताती है कि क्या अपराध है, तो BNS ये बताती है कि कैसे उस पर कार्रवाई होगी। मतलब FIR से लेके जांच, मुकदमे और अपील तक पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी, ये सब कुछ यही कानून तय करता है। इसने पुराने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की जगह ली है। और तीसरा पिलर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी BSA। अदालत में कोई भी बात साबित कैसे होगी, कौन से सबूत माने जाएंगे, कौन से नहीं, ये सारे नियम BSA तय करता है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि सिविल मामलों पर भी लागू होता है। तो BNS में आखिर बदला क्या-क्या है? देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। कुछ पुराने अपराधों को हटा दिया गया है तो कई नए अपराध जोड़े गए हैं। सजा और जुर्माने को भी अपडेट किया गया है, और सबसे अहम, कम्युनिटी सर्विस जैसी एक बिल्कुल नई तरह की सजा को शामिल किया गया है। ये एक पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग है। चलिए अब उन सबसे जरूरी बदलावों पर नजर डालते हैं जो ये नए कानून अपने साथ लेकर आए हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे ऐतिहासिक बदलाव है कम्युनिटी सर्विस को एक सजा के तौर पर शामिल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कुछ छोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल भेजने की बजाय उससे समाज की भलाई का कोई काम करवाया जाएगा। मतलब सोच सजा देने से ज्यादा सुधारने पर है। और इसके पीछे का मकसद भी बिल्कुल साफ है। एक तो अपराधियों को उनके किए के लिए जवाबदेह बनाना, दूसरा उन्हें समाज में कुछ अच्छा करने का मौका देना। इससे जेलों पर बोझ भी कम होगा, और सबसे जरूरी, ये उनके सुधार और समाज में वापसी को बढ़ावा देगा। एक और बहुत बड़ा कदम है कानून को डिजिटल युग के हिसाब से अपडेट करना। अब साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कानूनी ढांचे में साफ साफ शामिल कर लिया गया है, जो पुराने कानूनों में सच कहें तो एक बहुत बड़ी कमी थी। प्रक्रिया को भी तेज और आसान बनाने की कोशिश की गई है। अब FIR ऑनलाइन भी दर्ज हो सकती है, जांच पूरी करने के लिए एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है, और यौन अपराधों जैसे गंभीर मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों पर जोर दिया गया है। इन कानूनों में सोशल जस्टिस पर भी खास जोर है। अब हमले का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं, बल्कि ऑनलाइन धमकी और मानसिक प्रताड़ना भी इसके दायरे में आएगा। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाया गया है। साथ ही पीड़ितों की पहचान को सुरक्षित रखने पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इन कानूनों के कुछ हिस्सों पर बहस भी छिड़ी हुई है। चलिए उन पर भी एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा राजद्रोह यानी सेडिशन कानून को लेकर है। IPC की धारा 124A, जो सरकार के प्रति असंतोष को अपराध मानती थी, उसे हटाकर अब BNS में धारा 152 लाई गई है। ये धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को अपराध बनाती है।
लेकिन इस नए प्रावधान की आलोचना भी हो रही है। जानकारों का तर्क है कि संप्रभुता को खतरे में डालना जैसे शब्द बहुत ही अस्पष्ट हैं, और डर ये है कि कहीं इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना को दबाने के लिए न किया जाए, जिससे बोलने की आज़ादी पर एक डरावना असर पड़ सकता है। एक और बड़ा विवादास्पद मुद्दा है मैरिटल रेप का। इस पर जो कानूनी छूट थी उसे इन नए कानूनों में नहीं बदला गया है। ये छूट नए कानून में भी वैसी की वैसी ही है और इस पर कानूनी और सामाजिक बहस आज भी जारी है। तो इन सभी बदलावों और बहसों के बीच सवाल ये है कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इन सुधारों के पीछे का इरादा नेक है। लक्ष्य एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाने का है जो आज के ज़माने के हिसाब से हो, तेजी से काम करे और जिसमें पीड़ितों को सबसे आगे रखा जाए। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये ऐतिहासिक बदलाव वाकई जमीन पर उतरकर सभी के लिए तेज और निष्पक्ष न्याय ला पाएगा, या फिर अच्छे कानून बनाने के बाद भी उन्हें लागू करने की जो पुरानी चुनौतियां हैं वो इस नई व्यवस्था के सामने भी खड़ी रहेंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।